रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम प्रकृति के बारे में जानेंगे और पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। देखिए, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में रिसोर्स पढ़े थे। रिसोर्स दो प्रकार के थे, एक तो नेचुरल मेड थे, दूसरा ह्यूमन मेड थे। तो इसमें हम नेचुरल मेड के बारे में पढ़ेंगे, जो प्राकृतिक दिए गए हैं, जिसमें मिट्टी आपकी आएगी, सॉइल आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे। वन्य जीव संसाधन, वन्य जीव का मतलब वो जो जंगलों में, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी बात इसमें की गई है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसे। तंजीनिया, अफ्रीका में एक छोटे गांव में मम्बा पानी लाने के लिए प्राप्त शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। वह अपने कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानों भूमि का एक भाग है। देखिए, और मम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के लिए साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये कि एक खेत की बात की गई है, जिसमें एक गरीब फैमिली दिखाई गई है। एक फार्मर फैमिली है जो कि खेती भी करती है, और इतना खेती कर पा रही हैं जिससे कि उनका पूरा साल का भी, इतना कम खेती कर रही है जिससे पूरे साल का भी खर्चा नहीं निकल रहा है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर पीटर न्यूजीलैंड में भेड़ पालने प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलता है। प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है तो पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। इसमें बच्चा है जो कि वो भेड़ों की देखभाल करते हुए अपने चाचा को देख रहा है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और मम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं, जिनके जीवन में व्यतीत करने में बहुत अंतर है, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ दिक्कतें हैं, संसाधनों की कमी है। आइए हम अब थोड़ा सा चैप्टर्स की हेडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। भूमि, लैंड जिसे कहा जाता है। भूमि क्या है? देखिए, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम आता है, क्योंकि उसमें प्लांट उगाए जाते हैं, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भूमि भी शामिल है, यानी, और इसी के अंतर्गत सारे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इसी पे ही हैं, लैंड में ही है। ठीक है। जियो कहते हैं इसे, भूभाग एक तरीके से। भूमि उपयोग, भूमि का हम उपयोग किस तरीके से करते हैं? हम कृषि के तौर पे कर लेते हैं, वानिकी यानी वन को उगाना, खनन, सड़क, उद्योग, ये सारे चीज़ों के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। साझा संपत्ति साधन, साझा संपत्ति साधन की मतलब जितना जो भी व्यक्ति इन साधनों का इस्तेमाल करता है, सभी का बराबर हक होता है। जैसे चारा, फलों, नट, औषधियों, बूटियों को एकत्रित करना, इन सामुदायिक भूमि का साझा संसाधन भी कहता है। मतलब यही है कि टोटल जो रिसोर्स है नेचुरल, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, सभी के बराबर है। और जो भूमि है, भूमि में स्थलकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता भी काफ़ी है। ठीक है। और ये चारा, फल, फूल, नट, औषधियाँ, बूटियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें भी सबकी हैं। ठीक है। ये चित्र दिखाए गए हैं कुछ गांव के, ये देखिए 1, 2 और ये 3 और ये 4। देखिए, चारों चित्र दिखाए गए हैं और चारों चित्र बिल्कुल अलग अलग हैं। एक चित्र में तो बकरियां चराते हुए लोग दिखा रहे हैं और हाथों से जुताई होती है। ये देखिए, हल जो है ये हाथों से किया जाता है। दूसरी ओर यहाँ ट्रैक्टर दिख रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी ओर यहाँ पर बसेस चल रही हैं, कार चल रही हैं। और चौथा जो चित्र है, ये एक सिटी का चित्र है। ठीक है, जो कि भूमि पर दिख रखा है। और ये चारों चित्र एक दूसरे के विपरीत अलग अलग दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। सबसे पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। इसमें अगर कहें तो
चारों व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं, गांव की व्यवस्था भी दिखाई गई है और टेक्नोलॉजी की व्यवस्था भी दिखाई गई है, और किस तरीके से शहर बदलता रहता है इस चित्रों को भी दर्शाया गया है। ये देखिए शहर की बदलाव किस तरीके से होता है, कितनी जल्दी होता है, वो दिखाया गया है। भूमि संसाधन का संरक्षण, देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, और इसी के माध्यम से ही हम भूमि के माध्यम से ही हम सारे कार्यों को करते हैं और कर रहे हैं भी। भूमि में हमें समय समय पर कई सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, ये सारी चीज़ें हमें भूमि पर ही दिखती हैं। भूस्खलन देखिए, ये देखिए सबसे पहले देखिए ये रहा एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है कि ये कभी भी आ जाता है, ये एक नेचुरल है, इसका कोई पता नहीं है कि ये कब आ जाए। अब आते हैं मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी क्या है? मृदा। देखिए मृदा जो है बेसिकली सॉइल, इसे सॉइल कहते हैं। ये 3-4 पार्टों में डिवाइड की गई है। एक तो पहला है जनक चट्टानें, जो कि ये इस तरीके की होती हैं। ये आपेक्षिक चट्टानें वो कुछ ऐसी दिखती हैं। बालू और क्ले के साथ उप मृदा ये वाली होती है। ह्यूमस और वनस्पति, ये रहा वनस्पति, ये रही घासें जिसमें उग रही हैं। चारों तरीके या 5 तरीके से मिट्टी की परतें दिखाई गई हैं, ठीक है। सॉइल परफॉर्मेंस दिखाई गई है, पार्ट ऑफ सॉइल्स दिखाए गए हैं, उसके सॉइल के कितने अंग हैं, एक तरीके से कितने तरीके की सॉइल है। टाइप ऑफ सॉइल्स कह सकते हैं इसे हम। अपश्रय, तापमान परिवर्तन, तुषार और किया और पौधे, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावर्त शैलों का टूटना आश्रय होना है, ठीक है। लिखा है केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, कई साल लग जाते हैं। अब ये देखिए ये चित्र दिखाया गया है मृदा को इन चारों चीज़ों से कनेक्ट किया गया है, 5 से। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और निर्धारित करती हैं, ठीक है। वहीं उच्चवाच और तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। वन जाति और जात, प्रणजाति, सूक्ष्मजीव, ह्यूमन्स, ये सारे के सारे इसको प्रभावित करते हैं मृदा को। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमन्स निर्माण की दर प्रभावित करती है। चौथा है समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई और निश्चित करता है। तो इस तरीके से ये मृदा के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। अब लिखा है मृदा निर्माण के कारक क्या हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कई वर्ष लगते हैं। देखिए ये लिखा है, ये लिखा हुआ है आपका केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपको जो मृदा का निर्माण कैसे होता है। देखिए मृदा का निर्माण का मुख्य कारक है जनक सेल के स्वरूप और जलवायविक कारक होते हैं। मृदा निर्माण के लिए कारक स्थलकृति और जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है, ठीक है। अगला जो है हमारा देखिए मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। माल्च बनाना, यानी पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रबल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ये रहा वेदिका फॉर्म, ये रहा जैसा कि चित्र में दिख रहा है, और ये सामुच्च रेखीय ज्योति दिखाया गया है। तो इस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। मृदा का संरक्षण हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे कि मृदा रुकी रहे, उसका कटाव ना हो सके, क्षरण ना हो सके। वेदिका फॉर्म, ये वो तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसलें उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं। देखिए ये रहे वेदिका फॉर्म, ये चित्र दिख रहा है। समुच्च रेखा जुताई, ये रहा, ये एक पहाड़ी ढाल और समुच्च रेखा समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध है। ये एक प्राकृतिक अवरोध बताया गया है, ठीक है। अगला है रक्षक मेल खाएं,
रक्षक मेलखाएं ये रहीं, ये साइड साइड से पेड़ लगाए। तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, मृदा को बचाया जा सके। ये हमें एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलापों को दिखाया। चट्टान बांध, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। ये वह जल के प्रवाहों को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जो चट्टान बांध होते हैं वो जल के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जल के प्रवाह को कम करने के लिए, रोकने के लिए बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो कि वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई, जो कि ये मैंने भी पढ़ा है, इसमें बताया है। जल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आलवण जल केवल 2.7 रह गया है। ठीक है, और लगभग जो भाग है वो 70% है जल का। ठीक है, और ह्यूमन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती रहती है। अच्छा, आप एक नॉलेज का क्वेश्चन ये है कि एक टपकते हुए नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। यानी जो पानी आपकी टोटी से जो पानी टप टप से बहता है वो एक साल के अंदर 1200 लीटर बेटा पानी जो है वो वेस्ट कर देता है। बहुत सोचने वाली बात है ये। हमें हमेशा टोटी बंद करनी चाहिए, टैब हमेशा बंद करके रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं। जल उपलब्धता की समस्याओं को देखा जाता है अन्य देशों में भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, मॉस्को में, दक्षिण अमेरिका में, मोस्टली जगहों पर जल को लेकर समस्या है। और माना यह जाता है कि अगला जो वॉर होगा वो पानी को लेकर होगा। जो हमारा अगली जो हेडिंग है, जल संसाधनों का संरक्षण। देखिए, नदियों का जल संसाधन क्या है? नदी है हमारी, नदियों से पानी आता है। नदियों का हमें संरक्षण रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, और नदियों में कूड़ा कचरा हमें नहीं डालना चाहिए। और ये जो चित्र है ये स्प्रिंकलर दिख रखा है, देखिए इसमें पानी डालते हुए दिख रहा है खेतों में, ये पानी जा रहा है फुहारों के जरिए। ठीक है, अब लिखा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। देखिए, जब हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो वही पेड़ पौधे, जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं। वन्य जीव, वन्य जीव वह होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, जो जीवित हैं। और देखिए, अब इसमें एक इस महत्वपूर्ण आता है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ये तीनों का पाना ही हम जैव मंडल कहलाता है, हमारा जैव मंडल कहलाता है। परितंत्र का बेटा मतलब ये होता है कि उसमें सारी चीज़ें आ जाना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारा का सारा परितंत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें फल फूल सब चीज़ें आ जाती हैं, जितने बताएं उतना कम है बेटा। लिखा है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। देखिए, वनस्पति जो है वो अलग अलग तरीके से बटी हुई है। पेड़ जो हैं वो अलग अलग तरीके से बट्टे पड़े हैं। वृक्ष जो हैं उनमें कई सारे प्रकार हैं, कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये चित्र देखिए, ये वन का अजगर है, ये भी वन्य जीव में आएगा। ठीक है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। पर्णपाती वन वही होते हैं जो जहाँ बर्फ़ वगैरह हल्की सी गिरती है। ठीक है, तो वो होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण। हमें प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण करना चाहिए, ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए प्राकृतिक रूप से। और वन्य जीव का मतलब हो गया आपके जानवर जो होते हैं, जानवरों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शेर जो है वो हमारे देश में अब कम होते जा रहे हैं। ब्लैक हिरन यानी काला हिरन, ये भी बहुत दुर्लभ हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और हम अगर जू वगैरह में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें चीता हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, चीता, शेर, हाथी, ब्लैक मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को
मिलती हैं। ये हमारे वन्य जीव में भी आते हैं, ये सारे वन में भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वहीं मिले। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नियमित किया गया है। ठीक है, ये परितंत्र की परिस्थिति की एकता के लिए नियमित इसको किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैव मंडल निश्चय हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी जैसे CITES, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटेलिजेंट एंड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फैना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूचियां तैयार करी। इसमें एक लिस्ट बनाई थी। ठीक है, इसके तहत लिस्ट बनाई गई थी और उसमें कौन कौन से जानवर हैं और कौन से नहीं है उसके बारे में लिखना है। अगला जो शब्दावली है, शब्दावली में देखें जैव मंडल, ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों के श्रृंखला है जिसमें संरक्षण और विकास के बीच संबंधों को प्रदर्शित करने के इरादों से बनाया गया है। ठीक है, और इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।